Hello everyone, welcome to Shunyayas. Welcome to a new lecture, a new book, and the name of the book is Vector Analysis. देखो ये बहुत छोटी सी एक बुक है, टॉपिक है, बट द स्कोर फ्रॉम दिस बुक इज वेरी हाई. अप्रॉक्सीमेटली 50-60 मार्क्स के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं. सो ऑन एन एवरेज 60 marks, 50 to 60 marks will be obtained from this topic only, and there are some certain things which you can easily learn, and after that you can fetch a good marks in the examination. So first of all we will discuss the syllabus of vector analysis. इसका syllabus discuss कर लेते हैं पहले. हाँ जी, क्या लिखा है? स्केलर एंड वेक्टर फील्ड्स. तो स्केलर और वेक्टर फील्ड्स are like the scalar surfaces and vector surfaces. The surface which contains unit vectors I, j, k are called vector surfaces. जिसमें डायरेक्शन की भी जरूरत होती है उसे हम वेक्टर कहते हैं. स्केलर ओनली द फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड विदाउट एनी यूनिट वेक्टर्स और आई जे के, तो उसे हम कहेंगे स्केलर. पढ़ेंगे इसको हम आगे. डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फील्ड ऑफ अ स्केलर वेरिएबल. स्केलर वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड का कोई फंक्शन होगा, स्केलर वेरिएबल एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा, फिर उसका आपने करना है डिफरेंशिएशन. तो ये टॉपिक है, अलग से हम इसका एक चैप्टर बना के पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स फील्ड, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या? ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल. ये आपने ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे से पढ़ा होता है. ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल इन कार्टेशियन एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स. उसके साथ ही हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ये भी आप इसमें पढ़ेंगे. हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स अकॉर्डिंग टू द डिजाइंड एंड डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. हमें हायर ऑर्डर के भी डेरिवेटिव्स निकालने हैं किसी वेक्टर के. ओके, एंड इसके साथ कुछ वेक्टर आइडेंटिटीज भी हैं. समटाइम्स दे कैन आस्क दीज आइडेंटिटीज डायरेक्टली इन द एग्जामिनेशन, एंड वेक्टर इक्वेशंस भी उनको हम कहते हैं. उसके बाद चलता है इसमें टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स का. एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब क्या है? अब चीजें इंटीग्रेशन में जाएंगी. एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री, जैसे ये है कर्व इन स्पेस, कर्व इन स्पेस, कर्वेचर, कर्वेचर, टॉरिजन. ये छोटे छोटे से टॉपिक्स है, कर्वेचर, टॉरिजन. ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाएंगे. कर्वेचर, टॉरिजन, और एक ये इंपॉर्टेंट है इसमें, सेरेट फ्रेनेट्स फॉर्मूले, सेरेट फ्रेनेट्स फॉर्मूले. और लास्ट में क्या आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ऐसे लिखते. एंड एट लास्ट ग्रीन्स थ्योरम. ग्रीन्स की थ्योरम भी इसमें आप पढ़ेंगे. तो ये छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं, और इन चीज़ों को आप लिमिटेड सर्टेन चीज़ों को तैयार करने के बाद बहुत अच्छा पेपर आप कर सकते हैं फ्रॉम वेक्टर एनालिसिस. ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसका सिलेबस है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी समझाया. पेपर 1 सेक्शन बी में ये आता है. ठीक है, पेपर 1 सेक्शन बी में और कौन सी बुक आएगी? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स. ठीक है, वो भी आते हैं इसमें. अब हम चलते हैं थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर. बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर एनालिसिस. मैंने चैप्टर 1 के नाम से एक बेसिक कॉन्सेप्ट, ताकि आपको समझ में आ जाए. अगर कुछ चीज़ें बहुत पुरानी हो गई हैं तो वो भी थोड़ी सी रिवाइज हो जाएंगी. तो वही है बेसिक्स ऑफ वेक्टर एनालिसिस. ये कहीं चैप्टर सिलेबस में नहीं है, बल्कि ये इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे जो एग्जाम में काम आएगी, है ना. सो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स. नंबर 1 थिंग कि कांस्टेंट क्या होते हैं. कांस्टेंट्स, अ नंबर दैट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू, एक नंबर जो हमेशा फिक्स होता है यूनिवर्सली, चाहे कुछ भी कंडीशन हो जाए, बट द नंबर्स विच रिमेन्स फिक्स्ड, विच रिमेन्स एज इट इज इन एवरी सिचुएशन इज कॉल्ड या आर कॉल्ड कांस्टेंट. तो क्या कहेंगे? अ नंबर दैट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू इन अ गिवन
situation or universally. Universally means in the universe they have the same value or same characteristics. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कोई नंबर लिखा होता है लाइक 5 4 2 3, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स, उन सबको हम क्या कह सकते हैं? नेचुरल नंबर्स. ठीक है, दीज नेचुरल नंबर्स आर कॉन्स्टेंट्स. नेचुरल नंबर्स आर कॉन्स्टेंट्स. अब वेरिएबल क्या होंगे? ये तो फिक्स्ड थे, फिक्स्ड, यूनिवर्सली फिक्स्ड, बट दोज नंबर्स विच मे चेंज, विच मे चेंज, जो चेंज हो सकते हैं, जो नंबर चेंज हो सकते हैं, दोज नंबर्स और क्वांटिटीज विच मे चेंज आर कॉल्ड वेरिएबल्स. जैसे हम यहाँ पे पढ़ते हैं एक्स वाई जेड वगैरह वगैरह, तो इनको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं. ये बातें मैंने आपको कैलकुलस में भी समझाई थी थोड़ा सा. अब यहाँ क्यों समझा रहे हैं? बिकॉज वी हैव टू डिस्कस द स्केलर फील्ड यानी कांस्टेंट टाइप के फील्ड एंड वेरिएबल फील्ड. ठीक है, वेक्टर फील्ड. अब हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल. वेरिएबल की कैटेगरी में जा रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में. द वेरिएबल which does not depend, the variables which does not depend on any other value or any other quantity are called independent variables. उन्हें क्या कहते हैं आप? इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं. जो सिर्फ अपनी मर्जी से अपनी वैल्यू ले सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं आर्बिट्रेरी. क्या नाम देते हैं उनको? आर्बिट्रेरी. आर्बिट्रेरी. आर्बिट्रेरी हिंदी में उसको बोलते हैं स्वैच्छिक. बहुत अच्छा शब्द है, इसलिए मैं लिख देता हूं स्वैच्छिक. स्वैच्छिक कहते हैं इसको, स्वैच्छिक. और इसका मतलब होता है अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, स्वैच्छिक. आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. आर्बिट्रेरी जो वैल्यू होती है, अपनी मर्जी से जो वैल्यू चेंज करते हैं, उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल. एंड डायरेक्ट डेफिनेशन से कहेंगे द क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी. ठीक है, अब दूसरा नंबर आता है डिपेंडेंट का. डिपेंडेंट का तो वो वेरिएबल्स जो डिपेंड करते हैं ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. देखो क्या लिखा है, those variables which depend on independent. ठीक है, जो इस इंडिपेंडेंट के ऊपर डिपेंड करते हो उसे हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल. फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मीन्स y तो है डिपेंडेंट और x है इंडिपेंडेंट. तो y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मीन्स फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक 3x प्लस 2 हियर, 3x प्लस 2, तो अगर आप x की वैल्यू, जैसे ये है, एक तरफ x लिख रहे हैं, एक तरफ fx लिख रहे हैं, जिसको हम y कहेंगे, y इज इक्वल टू fx, ऐसे लिख दें. तो एक तरफ अगर आपने x को 1 लिया और fx की वैल्यू है 3x प्लस 2, ऐसे fx इज 3x प्लस 2. तो इफ यू टेक x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ 3 प्लस 2 कितना आएगा? 5 आएगा. दिस इज द वैल्यू ऑफ y. इफ यू टेक x इक्वल टू 2, देन 3 टू जस्ट 6 प्लस 2, इट विल बी 8. तो ये जो वैल्यू है ना 5 और 8, ये हमेशा 1 रखने पर 5 और 2 रखने पर 8 ही मिलेगा. 2 रखने पर 5 नहीं मिलेगा. मीन्स these 5 and 8 are bounded to the values of x. जबकि x की वैल्यू तो आपने कहीं से सिलेक्ट करके नहीं रखी, अपनी मर्जी से रखी है, आर्बिट्रेरी रखी है. सो दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट एंड दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट. ठीक है, नहीं उल्टा हो गया. दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, दिस इज इंडिपेंडेंट एंड दैट इज डिपेंडेंट. जो 5 और 8 है ना, वो डिपेंड करेंगे वैल्यू ऑफ x पर, 1 और 2. सही है. तो y इज इक्वल टू एफ एक्स 3x प्लस 2, x की वैल्यू 1, 2, या y इज इक्वल टू एफ एक्स 5, 8 विच इज डिपेंडेंट.
तो ये यहां तक कहानी समझ में आ गई डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की। अब हम चलते हैं स्केलर क्वांटिटी पर। स्केलर किसे कहेंगे? दोज क्वांटिटीज विच कैन बी डिस्क्राइब्ड ओनली बाय गिविंग देयर मैग्नीट्यूड, जो सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब की जा सकती हैं। देखो क्या लिखा है, द क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय जस्ट देयर मैग्नीट्यूड, बाय जस्ट देयर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जैसे किसी का मास होता है, मास है ना, तो हम कैसे कहते हैं 10 kg, 10 किलोग्राम। तो वो डिफाइंड हो गया कि कितने किलोग्राम आप आटा लेके आ रहे हैं, चीनी लेके आ रहे हैं, है ना, या कितने लीटर आप तेल लेके आ रहे हैं, कितने केजी आप कोई फ्रूट एप्पल वगैरह लेके आ रहे हैं। तो वो डिफाइन हो जाएंगे बाय जस्ट गिविंग देयर मैग्नीट्यूड। सो दीज क्वांटिटीज विच कैन बी डिस्क्राइब्ड जस्ट बाय गिविंग देयर मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। तो उन्हीं को क्या कहते हैं? स्केलर कहते हैं। ओनली मैग्नीट्यूड में आपको क्या कहा जाएगा? स्केलर। जैसे मास, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क एक्सेट्रा। मास, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क एक्सेट्रा। अब वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या होंगी? द क्वांटिटी इन विच डायरेक्शन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। द क्वांटिटी इन विच डायरेक्शन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। देखा है ना, देखो डायरेक्शन, डायरेक्शन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड अलॉन्ग विद मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के साथ में आपको डायरेक्शन भी जरूरत पड़े। किसकी? डायरेक्शन की। डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड टू एक्सप्लेन दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। जिसमें आपको डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े। जैसे कोई बॉडी मूव कर रही है विद अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, तो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है ये भी बताना जरूरी होगा, है ना। अपवर्ड हो रही है या डाउनवर्ड हो रही है ना, तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि बॉडी किधर मूव करेगी। सो अलोंग विद द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड एंड दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। क्या लिखा है? वेक्टर क्वांटिटीज द क्वांटिटी इन विच डायरेक्शन is also required along with magnitude to explain these quantities or that quantity, then it is called vector quantity। ठीक है, जैसे एग्जांपल वेट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा। तो ये कभी कभी इस तरह से आपको डेफिनेशन में पूछ लें तो ये आपको डेफिनेशन लिखनी है वहां पर। ठीक है, आया हुआ है इस तरीके से भी एक क्वेश्चन एक बार। अब इसमें फील्ड की बात करते हैं, स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड, या दूसरी तरफ इनका नाम स्केलर फंक्शन, वेक्टर फंक्शन भी कहलाता है। स्केलर फील्ड या वेक्टर फील्ड, स्केलर फंक्शन, वेक्टर फंक्शन। सीधी सीधी एक बात बता देता हूं, अगर फंक्शन f ऑफ एक्स वाई जेड इज जस्ट इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, देन इट इज कॉल्ड स्केलर फील्ड और स्केलर फंक्शन। और अगर फंक्शन के अंदर आई जे के भी आ गए, आई जे एंड के भी आ गए along with these variables x square y square z square, x square y square z square, then it is called vector field। वही बात यहां पे लिखिए, the function which gives a constant value, the function which gives a constant value, constant value अगर दे दे, constant value यानी only magnitude हो गया फिर वो, अगर constant value आ रही है कुछ, only magnitude at a point of space, at a point of space, then it is called scalar function। अब ये देखो, ये फंक्शन फॉर एग्जाम्पल अगर किसी स्पेस का एक पॉइंट आप यहां ले 1,1,1, तो यहां पर अगर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे f1 1 1 देन 1 + 1 इज इक्वल टू 3, तो ये क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसे हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। अगर ये फंक्शन किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट पॉइंट पर एक कांस्टेंट आंसर देता है तो उसे हम कहते हैं स्केलर फील्ड। जबकि दूसरी तरफ क्या है? द फंक्शन विच गिव्स अ वेरिएबल वैल्यू, द फंक्शन विच गिव्स अ वेरिएबल वैल्यू, वेरिएबल वैल्यू
वेरिएबल वैल्यू मीन्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, जिसमें आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट अ पॉइंट ऑफ स्पेस, देन इट इज कॉल्ड वेक्टर फंक्शन। तब उसे क्या कहेंगे आप? वेक्टर फंक्शन कहेंगे। सेम पॉइंट ही लेके दिखाते हैं आपको, ये वाला एट 1,1,1, if you want to find the value of this function at this point 1,1,1, then its value become x square 1, y square भी 1 और z square भी 1 हो जाएगा। तो क्या होगा? i प्लस j एंड प्लस k। तो ये क्या है? ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस तरीके से। ठीक है, तो दोनों बातें आपको समझ में आ गई। इफ द फंक्शन गिव्स कांस्टेंट वैल्यू तो उसे हम कहेंगे स्केलर फंक्शन और स्केलर फील्ड। अगर ये कांस्टेंट ना होकर वेरिएबल वैल्यू दे, वेरिएबल देखो ये चेंज हो सकता है, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग अलग निकल के आएगा, तो फिर इसमें आई जे के आ गया तो इसे हम कहते हैं वेक्टर। सीधी बात यह है, इफ द फंक्शन कंटेन्स आई जे के देन इट इज कॉल्ड वेक्टर फील्ड। इफ इट इज फ्री फ्रॉम आई जे के देन इट इज कॉल्ड स्केलर फील्ड और स्केलर फंक्शन। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? स्केलर फील्ड या स्केलर फंक्शन कहेंगे। तो ये रहा आपका बेसिक, जो आपको थोड़ा सा समझ के लेके चलना है। अब हम चलते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से कि किस तरह से किसी फंक्शन का वेक्टराइजेशन स्टार्ट होता है। तो देखो, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस। इसे हम वाई एक्सिस कहें, वाई एक्सिस। चलो थोड़ा नीचे बनाते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस। ये हमने एनालिटिक ज्योमेट्री में भी आपको थोड़ा सा बनवाया था। एंड दिस इज जेड एक्सिस, x axis, y axis, z axis. This one is called O, origin. This is x axis, this is y axis, and this one is z axis. ठीक है, यहां तक की कहानी समझ में आई। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फ्रॉम दिस origin देर आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। एक ये x एक्सिस एक डायरेक्शन, y एक्सिस परपेंडिकुलर टू x एक्सिस एंड z एक्सिस इज अगेन परपेंडिकुलर टू बोथ। अब जैसे आपको दिखाई दे रहा है x और y तो 90 डिग्री पर नजर आ रहा है, बट z डायरेक्शन इज नॉट इन दिस वे बट इट इज परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। ये आपकी तरफ आएगी, ऐसे समझ में है? आपकी तरफ, जैसे आप अपने फ्लोर पर खड़े हैं, है ना, या बैठे भी आप सिटिंग कर रहे हैं, तो आपका जो बेड है, आपके जो पैर हैं, वो इस एक्स वाई प्लेन के जो नीचे है ना, ग्राउंड, इसके परपेंडिकुलर है। सो बेसिकली वी आर द थर्ड डायमेंशन मींस जेड डायरेक्शन, और ये एक्स वाई प्लेन फ्लोर के ऊपर खड़े हैं हम। तो एक्स वाई मतलब वहां फ्लोर जो है फ्लैट है और उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम खड़े हैं वो जेड डायरेक्शन है। तो ये वही है, अगर इस बोर्ड को हम ऐसे फ्लोर पर लेटा दें देन दिस सिचुएशन बिकम्स एक्स वाई प्लेन मीन्स ग्राउंड एंड जेड मीन्स परपेंडिकुलर टू दिस ग्राउंड। तो जो हम खड़े हैं ये वाला, तो फिर ये होगा परपेंडिकुलर टू दिस ग्राउंड। ठीक है, अच्छा अब इनका एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का और जेड एक्सिस का जो डायरेक्शन हमने बताया, तो इन 3 डायरेक्शंस में अगर आप यूनिट डायरेक्शन दिखाएं मींस जस्ट वन स्टेप, तो वन स्टेप को हम कहते हैं आई। क्या बोलते हैं इसे? आई। इन द वाई डायरेक्शन इसे हम कहते हैं जे नॉमेनक्लेचर करने के लिए बस। एंड इन द जेड डायरेक्शन इट इज डिफाइंड एज के। क्या कहते हैं उसे? के कहते हैं इसे। आई जे और के, आई
जे के मीन्स एक यूनिट का प्राइस आई है, तो 10 यूनिट का प्राइस 10i हो जाएगा, 50 यूनिट्स का प्राइस 50i हो जाएगा। ध्यान से सुना इस बात को। 100 यूनिट्स का प्राइस 100i हो जाएगा एंड x यूनिट्स का प्राइस x इंटू आई हो जाएगा। तो इन दिस वे द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस I will give you the total cost of the vector, total cost of the vector imposing on x axis। किसी वेक्टर का x एक्सिस पर कितना इफेक्ट आएगा, कॉस्ट मींस इफेक्ट ऑन x एक्सिस, ये उसको डिनोट करता है। ऐसे ही अगर j डायरेक्शन है तो यूनिट का प्राइस है y डायरेक्शन में, और अगर y डायरेक्शन है y यूनिट आपको चाहिए तो y इंटू जे, एंड सिमिलरली यूनिट का प्राइस अगर k है तो फिर अगर z यूनिट चाहिए तो z इंटू के हो जाएगा, मतलब उसको मल्टीप्लाई कर दो उससे, जैसे मैंने यहां समझाया। ये 1 का प्राइस है i, 10 का प्राइस 10i, 50 का प्राइस 50i, x का प्राइस xi। सिमिलरली y डायरेक्शन में 1 का प्राइस j, 10 का प्राइस 10j, 100 का प्राइस 100j, और y का प्राइस तो y इंटू जे। एंड सिमिलरली इन द z डायरेक्शन ऑल्सो, z डायरेक्शन में भी आप इसको निकालेंगे। तो यहां क्या है कि एक वेक्टर है ये ऐसे, जनरल वेक्टर विच इज मूविंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये एक जनरल वेक्टर है जिसको हम कह सकते हैं आर। क्या नाम दे सकते हैं इसका, ऐसे लिख दो, जनरल वेक्टर आर। और इस जनरल वेक्टर का जो टिप है ये पॉइंट, दिस पॉइंट, इसे हम पी कहेंगे इफ इट इज इन द एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन। अगर ये इसकी लोकेशन है इन द स्पेस तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये डायरेक्शन है, ओके। एंड वाई डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन है, इसे वाई कहेंगे ऐसे। और जेड डायरेक्शन बनाने के लिए ये जो जेड है ना, ये एक्चुअली जेड जो डायरेक्शन है ये इसके परपेंडिकुलर है ऐसे। तो एक लाइन इसके पैरेलल ऐसे आएगी और फिर उसके ऊपर से ये परपेंडिकुलर डाला जाएगा, परपेंडिकुलर। कुछ कहानी समझ में आ रही, यानी ये जो एक्स डायरेक्शन है इसके पैरेलल एक लाइन खींची जाए तो फिर ये देखो ऐसे, आएगा कुछ ऐसे, पैरेलल टू, and then it will give you the direction of z also, ऐसा है। देखो ये क्या है, ये जो मैंने नीचे की तरफ बनाया ना ये असल में ऐसे है। तो लाइन जो नीचे दिख रही है वो इसके पैरेलल ऐसे जा रही है ऐसे, और फिर ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है ये वाला, क्योंकि अब 3D को प्लेन में तो बना नहीं सकते, तो यहाँ थोड़ा सा आप समझो, क्योंकि z एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू दिस। तो अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालेंगे ऐसे, तो ये जो लाइन यहाँ आएगी यहाँ स्पेस में, ये वाली, ये वो है येलो वाली लाइन, ठीक है। ये समझो कि पूरा फ्रेम मैंने ऐसे खड़ा कर दिया ऊपर। तो क्या कहना चाह रहे हैं, दैट दिस वाइट वेक्टर, जनरल वेक्टर आर, आर कहेंगे इसको, ऑन द एक्स एक्सिस, ये एक्स, ऑन द वाई एक्सिस इट इज वाई, एंड ऑन द जेड एक्सिस स्मॉल जेड,
ये वाले इंटरसेप्ट्स बनाता है। सो द जनरल वेक्टर, या तो हम उसको आर वेक्टर के तौर से लिखेंगे या फिर आर को बोल्ड कर देंगे, बोल्ड। इन द एग्जामिनेशन दे मेक बोल्ड आर, उसको थोड़ा डार्कर बना देते हैं। तो क्या लिखेंगे? जनरल वेक्टर जनरल वेक्टर आर वेक्टर, और आर को थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, ठीक है, ऐसे बोल्ड, ये बोल्ड होगा। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जनरल वेक्टर को, आर से या बोल्ड से, ठीक है। तो अब इस तरह से किसी भी वेक्टर को अगर टोटल एक्सपेंडिचर आपको निकालना है तो देखो, एक्स डायरेक्शन में एक्स इंटू आई, वाई डायरेक्शन में वाई इंटू जे, और जेड डायरेक्शन में जेड इंटू के, देन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द थ्री फैक्टर्स इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो इस तरह से एक जनरल वेक्टर की जो टोटल कॉस्ट है वो, या टोटल इफेक्ट है, उसको निकाला जा सकता है। तो इस तरह से एक वेक्टर का जन्म हुआ। क्या? अ जनरल वेक्टर, a general vector is given by a general vector, r vector is given by तो कैसे लिखते हैं? r vector is equal to xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। अच्छा, कभी कभी आप आई जे के ऊपर यूनिट वेक्टर भी लगा सकते हैं और कभी कभी नहीं भी लगा सकते, ठीक है। आई जे और के ऊपर आप ऐसे कैप लगाते हैं, नहीं लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ऐसे। क्योंकि इसे क्या कहते हैं हम? इसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर्स अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, वेयर आई कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जे क्या होता है? यूनिट वेक्टर अलोंग y axis, and k is unit vector along z axis, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। समटाइम्स we will use that x is equal to a, y is equal to b and z is equal to c sometimes। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे फिर? इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a कॉमा b कॉमा c, ए बी सी। इसके कोऑर्डिनेट्स ऐसे हो जाएंगे a कॉमा b कॉमा c। समझ गए कहानी? ए बी सी, ठीक है, ओके। तो अदर फॉर्म ऑफ जनरल वेक्टर is other form of general vector is r vector equal to ai plus bj plus ck, ai bj और c k।
ऐसे लिख देते हैं, दिस इज कॉल्ड अदर फॉर्म. तो समटाइम्स वी विल राइट द जनरल वेक्टर एज एक्स आई वाई जे जेड के, और समटाइम्स वी कैन टेक इट एज ए आई बी जे सी के, ए आई बी जे और सी के. बस ध्यान इस बात का रखना है कि जो आर है ना, ये टोटल इफेक्ट है, टोटल कॉस्ट है, टोटल एक्सपेंडिचर है इन ऑल द थ्री डायरेक्शंस. अगर एक्स डायरेक्शन में यूनिट का प्राइस आई है तो फिर ए यूनिट का प्राइस ए इंटू आई होगा. ये एक खर्च हो गया, एक्सपेंडिचर. एंड अलोंग वाई एक्सिस इफ वन का प्राइस, वन यूनिट का प्राइस जे है, तो बी यूनिट का प्राइस बी इंटू जे होगा. सिमिलरली इन थर्ड डायरेक्शन, थर्ड डायरेक्शन इफ यूनिट का प्राइस के है, के, ये के है, देन सी यूनिट का प्राइस के इंटू सी या सी इंटू के हो जाएगा. तो इस तरह से ए आई बी जे और सी के, ये आर जनरल वेक्टर लिख देते हैं. आर इक्वल टू ए आई बी जे और सी के. ठीक है, ए आई बी जे सी के. अब इसमें थोड़ी सी बातें और हम करेंगे, जैसे हेडिंग बना के लिखो मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड को हम आर से सिंपल या वेक्टर आर मॉडुलस से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर आर मॉडुलस से. ठीक है, ऐसे. दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ जनरल वेक्टर. ठीक है, तो मैग्नीट्यूड इज एक्चुअली द स्केलर क्वांटिटी ऑफ स्केलर पार्ट ऑफ एनी वेक्टर. जैसे हमने कहा कि कोई क्वांटिटी आई जे के इस डायरेक्शन में जा रही है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स साउथ. तो ये 5 जो है ना, ये उसका स्केलर क्वांटिटी हुआ. तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, किसी भी जनरल वेक्टर का, उसको निकालने का तरीका, रूट के अंदर कॉफिशिएंट्स ऑफ आई जे के कॉफिशिएंट्स ऑफ आई जे के, उनका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं. तो कैसे लिखा है ये आप जानते हैं बहुत पहले से. यहाँ बस मैं आपको रिव्यू करा रहा हूँ इन चीज़ों का, और आराम से स्लोली कर रहे हैं. ठीक है, तो थोड़ा सा बोरियत जैसा महसूस मत करना, ये बहुत काम की चीज़ें हैं, बहुत आराम से इसको लेके चल रहा हूँ मैं. ठीक है, लिखेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ जनरल वेक्टर, जनरल वेक्टर्स इज, देखो अगर आप लिखेंगे आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ऐसे, देन मैग्नीट्यूड, देन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड से हम आर कहें या आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसे मॉडुलस लगाओ, इज इक्वल टू, यस, इज इक्वल टू कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं. दिस इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड. ठीक है, और अगर आपने, और इफ आर वेक्टर आपने ऐसे लिया ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, देन आर वेक्टर कहो, उसका मैग्नीट्यूड, ये सिंपल आर, ऐसे, इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर, जनरल वेक्टर। आगे बात समझ, क्या कहेंगे इसे हम, मैग्नीट्यूड। अब इसके साथ में लिखेंगे यूनिट वेक्टर। क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर आर दोज वेक्टर और द वेक्टर हैविंग unit magnitude. Unit vectors are those vectors which contains या which have the magnitude equal to 1 और unity. Unity means 1. तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो अब हेडिंग लिखो नेक्स्ट, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो इसका नाम देंगे आर कैप, इसके ऊपर कैप लगेगा, जहां भी कैप लगे समझ लीजिए यूनिट है, मीन्स उसका वैल्यू 1 है, यूनिट। ठीक है, सो द वेक्टर्स whose magnitude is 1, whose magnitude is 1 means unity, is called unit vector, है ना। तो लिखो the vector whose magnitude is 1, ब्रैकेट में लिखेंगे unity, is called unit vector, is called unit vector। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, is called unit vector, उसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। सही है, that is called unit vector। अब यूनिट बनाया कैसे जाता है, कैसे बनाते हैं यूनिट वेक्टर को, यूनिट बनाने का तरीका होता है कि उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर देते हैं वेक्टर को। टू फाइंड द यूनिट वेक्टर डिवाइड इट बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग इट्स मैग्नीट्यूड, बाय डिवाइडिंग इट बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो लिखो यूनिट वेक्टर कैन बी ऑब्टेन्ड, यूनिट वेक्टर कैन बी ऑब्टेन्ड by dividing any vector by its magnitude। Unit vector can be obtained by dividing any vector by its magnitude। इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। सो यूनिट वेक्टर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग इट इनटू, बाय डिवाइडिंग इट बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने के बाद आप यूनिट वेक्टर बना सकते हैं। तो अगर ये वेक्टर एक्स आई वाई जे जेड के है, ये वाला, तो यूनिट वेक्टर आर कैप क्या होगा, एक्स आई वाई जे जेड के अपॉन रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। और अगर ये ए आई बी जे सी के है तो ये इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, तो रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो
then r cap can be written as xi yj zk upon क्या लिखें, अपॉन रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, रूट में क्या आएगा, ए स्क्वायर ए स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और आर वेक्टर इज इक्वल टू ए आई बी जे और सी के हुआ, तो क्या लिख सकते हैं फिर, हाँ जी, ए आई बी जे सी के हुआ, तो फिर आप इसके अपॉन पर ये लिख सकते हैं रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। हाँ जी, रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, तो इसे हम कहेंगे आर वेक्टर। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, आर वेक्टर कहेंगे, उसका यूनिट वेक्टर, आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर। सही है, दिस इज कॉल्ड आर कैप ऑफ एक्स आई वाई जे जेड के और ए आई बी जे सी के। तो दोनों फॉर्म्स हम यूज करेंगे इसमें, एक्स वाई जेड की भी और ए बी सी की भी, एक्स वाई जेड की भी और ए बी सी की भी। ठीक है, यूनिट वेक्टर समझ में आ गया, बहुत सिंपल था। पहले हमने जनरल वेक्टर बनाया, फिर उसका मैग्नीट्यूड एंड देन यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब इसमें एक छोटी सी चीज और आती है, नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, डायरेक्शन रेशोज। डायरेक्शन रेशोज शॉर्ट में इसको बोलते हैं डी आर्स, और ऐसे डी आर्स, डायरेक्शन रेशोज नाम है इनका, डी आर्स। हमने पहले भी इसको थोड़ा सा पढ़ा हुआ है एनालिटिक ज्योमेट्री में, डायरेक्शन रेशोज ऑफ 2 पॉइंट्स। तो नेक्स्ट पॉइंट माइनस प्रीवियस पॉइंट, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, ऐसे लिखते थे डायरेक्शन रेशो में, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। तो एनी वेक्टर, जनरल वेक्टर में आई जे के कॉफिशिएंट्स, फिर से सुनो, द कॉफिशिएंट्स ऑफ आई जे के इन एनी वेक्टर, जनरल वेक्टर किसी भी वेक्टर में, उसे हम कहते हैं डायरेक्शन रेशोज, डायरेक्शन रेशोज। तो ऐसे लिखेंगे द कॉफिशिएंट्स ऑफ the coefficients of I, J and K in any vector are called DRs, direction ratios। ठीक है, are called direction ratios। ठीक है, और DRs इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, DRs कहते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, इफ R vector is this
एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, देन डी आर्स डायरेक्शन रेशोज, क्या कहेंगे उसको, एक्स वाई जेड। तो अब ध्यान देना, यहीं से एनालिटिक स्पेस ज्योमेट्री एंड वेक्टर्स आर कनेक्टेड because x y z are three dimensional point and it can be a vector form xi plus yj plus zk। ये एक्स वाई जेड अगर ऐसे लिखे हैं तो आप इसमें आई जे के कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आई जे के लिखे हैं तो फिर आप उसको ऐसे बनाकर लिख सकते हैं। फिर ये लीनियर अलजेब्रा में जाएगा तो उसमें ये एक्स वाई जेड तीन पॉइंट्स ना होकर एन पॉइंट्स हो जाते हैं, a1 a2 a3 an ऐसे, या x1 x2 x3 अप टू xn, तो n डायमेंशनल वेक्टर बन जाता है। तो यहां सिर्फ हम 3D स्पेस पढ़ रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग x y z, बट इन लीनियर अलजेब्रा दे विल बिकम x1 x2 x3 x4 xn, n डायमेंशन। तो वहां पर फिर बेसिस का क्रिएट होगा, बेसिस डायमेंशंस वो सब बनेंगी लीनियर अलजेब्रा में। तो कहने का मतलब ये है द कोऑर्डिनेट्स आर कनेक्टेड with some initials I, J, K along the थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो I है, J है और K है। तो अब आप सीधे सीधे ये समझ लो कि अगर कैसे कहीं पॉइंट लिखे हैं, ऐसे कहीं पॉइंट लिखे हैं तो आप उसका वेक्टर बना सकते हैं, और वेक्टर लिखा है तो उसका पॉइंट बना सकते हैं, ठीक है। एंड और करके, और अगर वेक्टर ऐसे लिखा है R इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, देन इसके जो डी आर्स होंगे, डी आर्स विल बी ए बी एंड सी। इसके डी आर्स को हम क्या कहेंगे, ए बी सी कह देंगे ऐसे। तो डायरेक्शन रेशोज डी आर्स आर द कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे के इन द जनरल वेक्टर, इन एनी वेक्टर। आई जे के कोफिशिएंट्स होंगे जनरल वेक्टर में, एनी वेक्टर में, सही है। फिर अब आती है बात डायरेक्शन कोसाइंस की। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, डायरेक्शन कोसाइंस। देखो ये सब थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट ही चल रहा है अभी। डायरेक्शन कोसाइन, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में डीसीज, कैपिटल में भी लिखते हैं कई बार और कई बार शॉर्ट में लिखते हैं डीसीज, डायरेक्शन कोसाइंस, डी आर्स और डीसीज, ठीक है। तो ये क्या होता है, पहले बताओ, डी आर समझ में आया, डायरेक्शन रेशोज समझ में आया। डी आर्स, डी आर्स में एनी वेक्टर इज स्पेशल, है ना, एनी कोई भी वेक्टर में आई जे के कॉफिशिएंट्स को डी आर्स कहते हैं, आई जे के कॉफिशिएंट्स को डी आर्स कहेंगे, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, ओनली यूनिट वेक्टर में, यूनिट में द कॉफिशिएंट ऑफ आई जे के इन यूनिट वेक्टर आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। तो यहां एनी वेक्टर है, किसी भी वेक्टर में कोई भी वेक्टर आपको गिवन हो उसमें बस आप आई जे के कॉफिशिएंट्स देखिए, just identify the coefficients of ijk in any given vector, then it will be direction ratios। but अगर आपने उस वेक्टर का यूनिट बनाया तब आप उसके यूनिट के ijk के कोफिशिएंट्स देखेंगे और उसके बाद डीसीज मिलेगी आपको, ठीक है। क्या मिलेगा, डीसीज। तो यहां पर हम लैंग्वेज यूज करेंगे, द कोफिशिएंट्स ऑफ ijk इन एनी वेक्टर की जगह क्या आएगा, इन यूनिट वेक्टर आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस।
डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, डीसीज और डीसीज, ऐसे लिखते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस और डीसीज, ठीक है। तो अगर आपका जनरल वेक्टर ये है तो इसका यूनिट बना देंगे मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहां अगर ए आई बी जे सी के है तो इसका भी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, फिर वो भी यूनिट बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इफ आर यूनिट इज एक्स आई वाई जे जेड के अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देन डीसीज क्या होंगी, एक्स अपॉन ये रूट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ऐसे, फिर y अपॉन एंड z अपॉन, y अपॉन और फिर z अपॉन, ठीक है। यहाँ पे y आएगा फिर z आएगा, दिस इज y कॉमा एंड z, सो दिस इज डायरेक्शन कोसाइंस अगर r की वैल्यू ऐसी है तो, सही है। एंड इफ r इक्वल टू ए आई बी जे सी के हो, इफ r इक्वल टू ए आई बी जे एंड सी के, यस क्या लिख सकते हैं, इफ r इक्वल टू ए आई बी जे सी के और r इक्वल टू ए आई बी जे सी के ऐसा हो, अपॉन आर कैप लिखेंगे, आर वेक्टर नहीं, आर कैप वेक्टर ए आई बी जे सी के अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, ऐसे हो। तो क्या करेंगे, देन डिसीज ए अपॉन ये पूरा रूट आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर बी और फिर सी, ये और आएगा, ठीक है, ऐसे दिस विल बी बी एंड दिस विल बी सी, तो बी अपॉन एंड सी अपॉन, ऐसे, ठीक है। तो ये जो डीसीज हैं डायरेक्शन कोसाइंस है, इनको हम कभी कभी एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल एम एन से, इट इज रिप्रेजेंटेड एज एल एम एंड एन, क्या कहते हैं इसको हम, इसे कहते हैं हम एल एल, ठीक है, इसे कहते हैं एम और इसे कहते हैं एन, एल एम एन ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन, ठीक है। क्या नाम देते हैं फिर इनको हम,
डायरेक्शन कोसाइंस LMN। अब इनकी जो है एक रिलेशन है LMN का और DRs का, ABC का, इनको भी LMN कहेंगे। दिस इज L, दिस इज M एंड दिस वन इज N। LMN होगा ये भी, LMN, ठीक है। तो अब एक रिलेशन जरा थोड़ा सा समझा देता हूं मैं, रिलेशन बिटवीन DRs एंड DCs को। देखो XYZ DRs है, और ये X अपॉन वाई अपॉन जेड अपॉन जो लिखा है ये कांस्टेंट चीज ही तो है तीनों में। दिस इज कांस्टेंट एंड सेम फॉर ईच द LMN। इसके लिए और इसके लिए सेम है, तो इसे आप कुछ कांस्टेंट मान सकते हैं, 1/x² y² z² को से उसको कुछ मान लीजिए, k मान लीजिए, k या लैम्डा मान लो, म्यू मान लो। तो फिर क्या पता लगेगा कि डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। ये क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर एक छोटा सा हेडिंग बनाओ, रिलेशन बिटवीन DRs एंड DCs। रिलेशन बिटवीन DRs and DCs। Relation between DRs and DCs। Relation between DRs and DCs। सही है। Relation between direction cosines, direction ratios। देखो क्या लिखेंगे, if general vector is R equal to AI BJ and CK फॉर एग्जाम्पल, तो ये IJK के कॉफिशिएंट्स को हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होगा। देन डायरेक्शन रेशियो DRs will be A, B and C। Then unit vector and unit vector R cap is equal to AI BJ और CK, ऐसे लिखते हैं, अपॉन ये A² प्लस B² प्लस C², ऐसे लिख सकते हैं, A² B² C², AI BJ CK अपॉन दिस। तो DCs क्या हो जाएंगे, देन DCs डायरेक्शन कोसाइंस। हाँ जी, क्या लिखेंगे, A अपॉन रूट A² B² C², ऐसे आएगा, ठीक है। फिर B अपॉन एंड फिर C अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा, B एंड यहाँ C। दिस इज B एंड दिस वन इज C। A अपॉन रूट, B अपॉन रूट एंड C अपॉन रूट, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इसका नाम 1/रूट A² B² C² को अगर 1 मिनट के लिए हम कुछ मान लें, है ना, कुछ भी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट मान ले अगर हम इसे, लेट 1/रूट A² प्लस B² प्लस C², A² B² C², ऐसे इज इक्वल टू K। अगर हम इसको ऐसे मान लें, इज इक्वल टू K, देन जो DCs हैं
DCs will be KA, KB एंड KC, ऐसे हो जाएगा KA, KB, KC और K कॉमन, तो फिर क्या आएगा ABC। तो DCs क्या होगा, DCs इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ A, B एंड C। अब ABC क्या चीज है, डायरेक्शन रेशोज, ABC आर डायरेक्शन रेशोज। सो DCs are K times of DRs, means DCs and DRs are proportional to each other। DCs और DRs एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। 10 10 DCs are ऐसे लिखेंगे, DCs and DRs are proportional to each other, ठीक है, ऐसे लिख देंगे, DCs and DRs are proportional to each other, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। यहां पर ध्यान रखना कि k की जो वैल्यू है वो हमने क्या मानी है, ये k है, ये 1/√, ठीक है, कांस्टेंट k मान लिया, 1/√a² b² c² इक्वल टू k। तो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, DC इज इक्वल टू k टाइम्स DRs, DC इज इक्वल टू k टाइम्स DRs। अब इसमें एक छोटी सी बात और है जो आपको समझनी चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ DCs क्या है, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी एक ही प्रॉपर्टी है ऑफ DCs, प्रॉपर्टी ऑफ DC, डायरेक्शन कोसाइंस की प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऑफ DC, देखो अभी आपने प्रॉपर्टी ऑफ DC में क्या समझा कि R जो है एक अगर जनरल वेक्टर है AI प्लस BJ प्लस CK, इफ R इज अ जनरल वेक्टर AI प्लस BJ प्लस CK, देन यूनिट वेक्टर विल बी AI प्लस BJ प्लस CK अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A² प्लस B² प्लस C², राइट। और फिर वहां से आप उसकी DCs निकाल देंगे, A अपॉन स्क्वायर रूट पूरा, B अपॉन स्क्वायर रूट एंड C अपॉन स्क्वायर रूट, ठीक है ना, वो आ जाएगा। तो उसे हम क्या नाम देते हैं, LMN, क्या नाम देते हैं, LM और N, ये नाम देते हैं। तो वो जो प्रॉपर्टीज है ना, उनका अगर आपने L² प्लस M² प्लस N² सम ऑफ स्क्वायर्स कर दिया तो आपको उनको सॉल्व करने के बाद 1 मिलेगा, क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो वही चीज इसमें थोड़ा सा प्रॉपर्टी के रूप में याद रखना है, लिखेंगे इफ जनरल वेक्टर is R vector equal to AI plus BJ plus CK, then R cap means unit vector is AI plus BJ plus CK whole upon ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ A² प्लस B² प्लस C², ऐसा आएगा A² B² C², देन ये ऐसे लिखना एंड DCs क्या होंगी, A अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A² प्लस B²
प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर and plus c square, and here c upon square root of a square plus b square plus c square, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ओके, तो इसको हम कहते हैं l, इसे कहते हैं m, और इसे कहते हैं n। l m n, these are थ्री रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डीसीज। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी इज दिस, if you find l square plus m square plus n square, तो पता है क्या होगा आपको? तीनों का स्क्वायर रूट का स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, और उनका एलसीएम भी स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एंड देन इफ यू टेक द एलसीएम ऑफ दीज थ्री देन डिनोमिनेटर विल बी सेम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ऊपर यहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर होगा। तो आप देख सकते हैं पूरा कैंसिल हो रहा है कैंसिल। तो कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से ऐसे ये कट हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 हो जाएगी। सो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? 1 कहते हैं। एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सही है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस प्रॉपर्टी का ना मैंने एक नाम रखा है, आप भी याद रखना। इसका नाम है, क्या नाम है ये? टिंग टोंग इसका नाम है। क्योंकि ये प्रॉपर्टी कई बार लगेगी तो मैं आपको बस याद दिलाऊंगा ये वर्ड टिंग टोंग, और फिर आपसे पूछूंगा याद है आपको टिंग टोंग क्या है, तो फिर मुझे आप ये बता देना कि हाँ सर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसका नाम है टिंग टोंग। ठीक है, स्टार पॉइंट बना लेना इस पर, टिंग टोंग प्रॉपर्टी। कई क्वेश्चन में लगेगा तो फिर मैं आपसे सीधा पूछूंगा कि टिंग टोंग लगा दो बस यहाँ। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 मीन्स sum of squares of DCs will be 1. Sum of squares of DCs will be 1. तो काफी कुछ हो गया DRs और DCs के बारे में। एक छोटी सी बात और समझाता हूं और फिर उसके बाद आगे चलते हैं। देखो, हमने ये बनाया है ना, ठीक है। तो इसमें एक छोटी सी बात और समझा दूं, वो है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या सिग्निफिकेंस ऑफ डीसीज। ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डीसीज, ये तो हमने कार्टेशियन फॉर्म में देख लिया था, लेकिन ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस में क्या क्या आएगा और जरा समझ लो। ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डीसीज, ठीक है। अगर ये आर कोई जनरल वेक्टर था तो इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि इफ दिस वेक्टर आर is making the angle alpha with x-axis, alpha with x-axis, beta with y-axis and gamma with z-axis, ठीक है, अल्फा बीटा गामा। इफ द
एंगल्स मेड बाय एनी वेक्टर आर along with the coordinate axis are अल्फा बीटा गामा. क्या है? अल्फा बीटा गामा है अगर. देन इन एंगल्स का कॉस, कॉस का पूरा नाम जानते हैं आप? कोसाइन, COSINE. और इसका नाम क्या है? डायरेक्शन कोसाइन. तो ये जो डायरेक्शन है ना, अल्फा बीटा गामा, दीज आर एंगल्स. डायरेक्शन मीन्स एंगल्स, एंगल्स. तो डायरेक्शन अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा. तो जो एंगल्स है अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन के लिए, इनका कोसाइन ही टीसीज कहलाता है. क्या कहलाता है? इन एंगल्स का कोसाइन डीसीज कहलाता है. ठीक है. तो अब आप यहां पर एक छोटी सी हेडिंग बना लो, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डीसीज, डायरेक्शन कोसाइंस. ज्योमेट्रिकल significance of DCs. ठीक है. डायरेक्शन कोसाइंस का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस. ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ DCs. ठीक है. तो यहां पर एक लाइन हम लिखेंगे, इफ अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स मेड बाय एनी जनरल वेक्टर, एनी वेक्टर और जनरल वेक्टर आर, then the cosine of these angles, the cosine of these angles is called DC. ठीक है. तो लिखो, if alpha beta gamma are the angles made by any vector with the coordinate axis then the cosines of these angles are called DCs. ठीक है. DC कहते हैं उसे. दैट इज DC L, DC L MN क्या हो जाएगा? cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा. तो इसे हम कहते हैं L, इसे कहते हैं M और इसे कहते हैं N, LMN. सही है. LMN ऐसे हो जाएगी. तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए. cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा. तो L की वैल्यू कितनी होगी? cos अल्फा, M हो जाएगा cos बीटा एंड N विल बी cos गामा. cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा. सही है. अब टिंग टोंग देखो क्या थी? L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1. तो फिर ये टिंग टोंग कैसी हो जाएगी इन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म? देन टिंग टोंग becomes
टिंग टोंग एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बिकम्स, हाँ जी कैसी होगी देखो, इसको रखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो ऐसे भी कई बार आपको प्रूफ करने के लिए पूछ सकते हैं। और अगर आप इसको साइन में कन्वर्ट करें, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो एक 1 से 1 कट हो जाएगा और बाकी बची हुई चीजें क्या रहेंगी, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये इसका साइन फॉर्म है और ये इसका कॉस फॉर्म है। कॉस, कॉस मीन्स रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ कॉस, और ये रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ साइन, एक साइन की फॉर्म में है और एक कॉस की फॉर्म में है। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से आप इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन के डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस आप निकाल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आपको समझाऊं, एग्जांपल एग्जांपल ऐसे लिख लो कुछ भी, फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस, और कोई जनरल वेक्टर, फाइंड द DRs एंड DCs ऑफ, कोई वेक्टर बना लो I प्लस 2J प्लस 2K, ऐसे ये बना सकते हैं ऐसे, I प्लस 2J प्लस 2K। तो ये जो गिवन वेक्टर है ना, गिवन वेक्टर, इसको आप जनरल वेक्टर R कंसीडर कर लीजिए, R जनरल वेक्टर। तो I प्लस 2J प्लस 2K, I प्लस 2J प्लस 2K, I प्लस 2J प्लस 2K। ठीक है, तो इसमें जो कॉफिशिएंट्स है ना I J K के कॉफिशिएंट्स, द कॉफिशिएंट्स ऑफ I J K, वो तो डायरेक्टली आपको देंगे DRs, देन DRs 1, 2, 2, ये तो सीधे डायरेक्शन रेशियोज हो गए, डायरेक्शन रेशियो DRs। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, एंड मैग्नीट्यूड जिसको हम R कह दें ऐसे, तो ये होगा √1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मीन्स √9, एंड यू कैन राइट इट एज 3 लिख सकते हैं इसको। देन यूनिट वेक्टर बनाओ फिर इसका, देन यूनिट वेक्टर, देन यूनिट वेक्टर, यस, R कैप इज इक्वल टू I प्लस 2J प्लस 2K, ऐसे, और अपॉन पर क्या आएगा, 3 हो जाएगा, अपॉन 3 ऐसे। देन DCs, देन डायरेक्शन कोसाइंस, DCs 1/3, 2/3 एंड अगेन 2 ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज DC डायरेक्शन कोसाइंस। सही है, DCs
1/3, 2/3 एंड 2/3। अब थोड़ा ध्यान से देखोगे, 1/3 कॉमन, if you take 1/3 common, 1/3 common from this bracket, then remaining bracket will be 1 2 2, and this is nothing but drs। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं और dc's is equal to 1/3 into 1 comma 2 comma 2, so dc's is equal to 1/3 into drs, ऐसे लिख दीजिए, dc is equal to 1/3 drs, हो गया ऐसे, dc is equal to 1/3 1/3 of drs, डायरेक्शन रेशोज। तो इस तरह से वो वेरीफाई भी हो जाता है, जो एक रिजल्ट था कि dc is equal to k times drs, और k कितना है यहाँ पर 1/3, dc जो है वो k टाइम्स होगी dr की, और ये k की वैल्यू इस केस में 1/3 होगी, सही है। तो dc इज इक्वल टू 1/3 drs, 1/3 टाइम्स ऑफ drs, या dc इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ drs। बोलो समझ में आई कहानी? ओके, तो अभी तक जो मैंने पढ़ाया है 1 मिनट आपको रिवाइज करा दूं जरा। देखो, हमने शुरुआत यहां से की थी, कांस्टेंट क्या होता है? हमेशा फिक्स्ड। जो चेंज हो सकते हैं वेरिएबल, जो चेंज होते हैं अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंट, जो डिपेंड करते हैं इंडिपेंडेंट के ऊपर उन्हें कहते हैं डिपेंडेंट। एक एग्जांपल दिया, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, तो x अपनी मर्जी से चेंज हो रहा है इंडिपेंडेंट, और y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। नेक्स्ट, स्केलर जो केवल मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब कर सके, which can be described with the help of just only by their magnitude. But if direction is also required along with magnitude, then it is called vector. इनके थोड़े एग्जाम्पल भी ध्यान रखना आप, ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं वाइवा में। स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड, तो मैंने एक सीधी पहचान बताई थी, इफ इट कंटेन्स ijk तो वेक्टर फील्ड, if it is free from ijk then it is scalar field। and दूसरी डेफिनेशन क्या है? if it gives finite value at a particular point of space, जैसे 1 1 1 इसके ऊपर फाइनाइट वैल्यू देगा, तो ये 3 एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो उसे हम क्या कहेंगे? इस टाइप के वैल्यू को स्केलर। और अगर ये फाइनाइट ना होकर एक वेक्टर दे दे आपको, तो उसे हम कहेंगे वेक्टर फील्ड, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी बातें हमने की थी जनरल वेक्टर के बारे में, कि कैसे एक्स आई वाई जे जेड के बना, टोटल एक्सपेंडिचर की तरह आपको समझाया मैंने। आई यूनिट अलोंग एक्स, तो टोटल एक्स इंटू आई। जे यूनिट अलोंग वाई, तो टोटल वाई इंटू जे। एंड के यूनिट अलोंग जेड, तो टोटल जेड इंटू के। एंड ओवरऑल द टोटल एक्सपेंडिचर इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। दूसरी फॉर्म इसकी ये है। तो हम जनरल वेक्टर को दो फॉर्म्स में लिखेंगे, एक्स आई वाई जे जेड के और ए आई बी जे सी के, ठीक है, ओके। उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया, दोनों तरफ ये ऐसे यूनिट वेक्टर बना दिया, यूनिट वेक्टर हो गया। डायरेक्शन रेशोज जनरल वेक्टर एनी वेक्टर में कोएफिशिएंट्स ऑफ आई जे के। डायरेक्शन कोसाइंस यूनिट वेक्टर में, यूनिट वेक्टर में, ये जनरल वेक्टर में, ये यूनिट वेक्टर में है, कोएफिशिएंट्स ऑफ आई जे के, तो उसे हम क्या कहते हैं? डीसीज कहते हैं। फिर रिलेशन बिटवीन डी आर्स एंड डीसीज, तो आर की वैल्यू ए आई बी जे सी के अपॉन ये रूट, ये सब ऐसे आ जाएगा। अगर आप 1/√1/√, इन सबको के वगैरह मान ले, तो ये रिजल्ट होता है डीसीज इज प्रोपोर्शनल टू डी आर्स, और डी आर्स इज प्रोपोर्शनल टू डीसी। उसके बाद ये थोड़ी प्रॉपर्टी हमने समझी, प्रॉपर्टी ऑफ डीसी, टिंग टोंग, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर ये थोड़ा इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस बताया,
कि इफ अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स मेड बाय एनी वेक्टर विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, then cos alpha, cos beta, cos gamma, cosines of these angles, cos alpha, cos beta, cos gamma will give you the direction cosines. तो ये LMN की वैल्यू हो गई फिर, और फिर हमने इसकी प्रॉपर्टी ये टिंग टोंग वाली ऐसे अप्लाई करके थोड़ी सी समझाई। तो कई बार ये कॉस में आता है, कई बार साइन में भी आ जाता है। ध्यान रखना है कॉस में 1 है एंड साइन में ये 2 है, समझ गए होंगे आप। एक 1 से 1 कट, और साइन स्क्वायर माइनस कॉस, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा, ये तीनों इधर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, एंड 1 + 1 2 हो जाएगा। इसके बाद एक ही छोटे से एग्जांपल से ये डायरेक्शन रेशोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस का वेरिफिकेशन मैंने कराया है, ठीक है। तो 2 मिनट है, जल्दी से इसको आप रिवाइज कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी तक का जितना भी कॉन्सेप्ट हमने किया है वो सब 10th स्टैंडर्ड का ही था, ठीक है। अब फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ओके। तो चलो फिर इसमें आगे चलते हैं टॉपिक नंबर 2 की तरफ, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और इसमें पहला आता है स्केलर प्रोडक्ट a dot b. If two vectors a and b are given, then their scalar product a dot b, आपने पढ़ा होगा a b cos theta, तो वही है, थोड़ा सा उसको और लिख लेते हैं। लिखो if two vectors a and b are given, then their scalar product, scalar और dot product is given by कैसे लिखेंगे? is given by a dot b is equal to a b cos theta, ठीक है। तो ये आपका बहुत पुराना फॉर्मूला है, a dot b इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। पढ़ा हुआ है ना आपका ये? बताओ, काफी पुराना पढ़ा हुआ होगा, 10th क्लास में, 9th 10th में पढ़ा देते हैं इसको। तो a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो अब ये दो वेक्टर्स जैसे आप समझ लीजिए, एक वेक्टर a है एंड अनदर वेक्टर b है, ऐसे a एंड b, और इनके बीच ये एंगल है थीटा। दिस इज एनी वेक्टर a एंड दिस इज एनी वेक्टर b। अब ये स्मॉल b क्या है? दीज आर द मैग्नीट्यूड्स, ठीक है। इसे क्या कहेंगे? a इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a एंड b इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, ठीक है। इनके ऊपर आप ऐसे बार भी लगा सकते हैं, एरो भी लगा सकते हैं, ये वेक्टर ही माने जाते हैं। अब इसमें क्या है? दो चीजें हैं स्पेशल केसेस की। नंबर 1, इफ वेक्टर्स आर पैरेलल, एंड नंबर 2, इफ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। तो लिखो स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। ठीक है। तो स्पेशल केस नंबर 1, स्पेशल केस नंबर 1 इसमें आता है इफ वेक्टर्स आर पैरेलल और कोलिनियर। इफ वेक्टर्स जो हैं पैरेलल हो या फिर कोलिनियर हैं तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है। क्या हो जाती है? थीटा विल बी 0, एंड इन दिस सिनेरियो cos 0 इज इक्वल टू 1, सो a डॉट b इज जस्ट इक्वल टू ए बी। तो नंबर 1 लिखेंगे इसमें, if a vector is parallel to b vector, then theta equal to 0, so cos 0 is equal to 1। cos 0 कितना होगा? 1 हो जाएगा। cos 0 1 होगा, then
A dot B is just equal to the product of magnitude. A dot B equal to AB, ऐसे लिख देते हैं. A dot B is equal to AB. ठीक है, A dot B is equal to AB. अब इसका यूनिट वेक्टर्स i j k के लिए अप्लाई करते हैं. फॉर यूनिट वेक्टर्स, देन फॉर यूनिट वेक्टर्स, फॉर यूनिट वेक्टर्स i j एंड k. इन वेक्टर्स के लिए देखो, अगर कभी आप लिखते हैं i डॉट आई, तो i का मैग्नीट्यूड 1 है, j का मैग्नीट्यूड 1 है, और एंगल बिटवीन देम इज ऑल्सो 0, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा. सिमिलरली j डॉट j और k डॉट k, ये भी क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे. तो डॉट प्रोडक्ट में i डॉट आई, j डॉट j और k डॉट k इज इक्वल टू 1. i डॉट आई, j डॉट j और k डॉट k इज इक्वल टू कितना होगा, 1 हो जाएगा. k डॉट k इज इक्वल टू 1. दूसरा इसमें एक केस आता है, इफ a एंड b बोथ आर परपेंडिकुलर. ये कौन सा केस था, इफ a एंड b आर पैरेलल. तो इन केस ऑफ पैरेलल के केस में अगर दोनों वेक्टर्स पैरेलल हो जाते हैं या कोलिनियर हो जाते हैं, तो उस केस में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0. ये पैरेलल है, एक a है और दूसरा b है, ऐसे. ठीक है, a और b. बट इन केस ऑफ a एंड b आर परपेंडिकुलर, नंबर 2, इफ a vector is perpendicular to b vector, a vector is perpendicular to b vector. तो एक वेक्टर ऐसे होगा a, तो दूसरा वेक्टर ऐसे हो जाएगा, perpendicular to it. If it is a, then it is b. a और b ऐसे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री होगा. यहाँ पे थीटा 0, ये 0 डिग्री होगा, और यहाँ पर कितना होगा, 90 डिग्री. सही है, दिस विल बी 90 डिग्री, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री. देन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, सो cos 90 is 0. देन a डॉट b इज इक्वल टू 0. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट निकल के आ गया हमारे पास, दैट इन परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट इज 0. इन परपेंडिकुलर डॉट इज इक्वल टू 0. बस इस बात को ध्यान रखना, परपेंडिकुलर में डॉट 0. ठीक है, इन परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट इज 0. तो परपेंडिकुलर के केस में इफ i डॉट j, हाँ जी कैसे लिखेंगे, सो जैसे यहाँ पे लिखा था ना, i डॉट आई, सो i डॉट j, तो i का मैग्नीट्यूड 1, j का मैग्नीट्यूड 1, एंड एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, एंड cos 90 की वजह से 0 हो जाएगा. ठीक है, सो i डॉट j, j डॉट k एंड k डॉट i, ये कहीं भी आए 0 लिखेंगे आप इन्हें. i डॉट j, j डॉट k, k डॉट i, ये 0 होंगे एवरीवेयर. i डॉट j डॉट k, k डॉट i विल बी 0. तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको मिलता है यहाँ से कि परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा. ठीक रहेगा. अब इसके साथ ही अगर कोई दो वेक्टर्स, वेक्टर a इक्वल टू a1 i, b1 j, c1 k,
एंड वेक्टर बी इक्वल टू A2I B2J C2K इस तरह से दिए हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है उसको और लिख लीजिए। लिखो डॉट प्रोडक्ट स्केलर या डॉट प्रोडक्ट व्हेन टू vectors are given as, देखो ऐसे लिखा हो ए वेक्टर इज A1I B1J C1K ABC में मान रहे हैं हम, एंड B वेक्टर इज A2I B2J एंड C2K ऐसे। देन A1 वेक्टर डॉट A1 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर A1 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ऐसे लिखते हैं A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2। ठीक है, तो इस तरह से लिखते हैं A1 A2 B1 B2 C1 C2। दिस इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। और इसके बीच का अगर आपको एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन देम, तो याद होगा आपको कॉस थीटा लिखते थे हम, एंड एंगल बिटवीन देम एंड एंगल बिटवीन देम, यस, कॉस थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। ऐसे तो लिखते थे cos थीटा इक्वल टू A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन मॉड आएंगे दो, है ना, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए और वेक्टर बी का मॉडुलस बताओ क्या लिखेंगे। एक में आएगा यहाँ √A1² प्लस B1² प्लस C1², A1² B1² एंड C1²। और दूसरे में क्या आएगा A2² B2² एंड C2²। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो ऊपर डॉट और नीचे मॉड। अब बताओ कहीं ऐसा याद है आपको, मैंने कहीं कराया था, किसी को याद आ रहा है? ऊपर डॉट नीचे मॉड, एंगल बिटवीन टू लाइंस, है ना, ऐसे तो लिखते थे। ये तो डॉट है और यहां पर ये मॉड है, मॉड, ऊपर डॉट नीचे मॉड, ऐसे ध्यान रखो। ठीक है, ऊपर डॉट नीचे मॉड, तो कॉस थीटा, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। बट इन केस ऑफ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल तो यहां पर भी आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर और पैरेलल का केस बनाकर स्पेशल कंडीशंस। यस, स्पेशल कंडीशन।
क्या होगी स्पेशल कंडीशन बताओ? स्पेशल कंडीशन यही है कि इफ थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 तो पैरेलल होगा। फॉर पैरेलल या परपेंडिकुलर लिख लो, फॉर A1 परपेंडिकुलर A2, तो यहां से A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0, यानी डॉट की वैल्यू 0, डॉट प्रोडक्ट 0, ऐसे। ठीक है, ये किसके लिए? परपेंडिकुलर के लिए। एंड फॉर A1 पैरेलल A2, A1 पैरेलल A2, तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, ऐसे लिख देते। इनका रेशो बराबर होता है। तो ये इंफॉर्मेशन है अबाउट डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट के बारे में इतना होना चाहिए। फिर इसमें एक छोटी सी बात और आती है जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, लिखो हेडिंग एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। एप्लीकेशन या एग्जांपल भी पूछ सकते हैं आपसे, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, सो सबसे बड़ा और बेस्ट एग्जांपल तो वही है वर्क वाला, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बेस्ट एग्जांपल है वो। और एक आपने सुना होगा प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ओवर अदर, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ओवर अदर। तो पहले हम करते हैं वर्क वाला, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू डी होता है सीधा सीधा। तो लिखो इफ ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा इज अ स्केलर क्वांटिटी, लिखो सिंस ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा इज एन स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इज एन स्केलर क्वांटिटी, so it can be used to determine the value of, so it can be used to determine all the scalar quantity, all the scalars। कोई स्केलर क्वांटिटी होगी तो उसकी वैल्यू आप डॉट प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या है? स्केलर है, दिस क्वांटिटी इज स्केलर। तो आप इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? W इक्वल टू F डॉट डी। देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के दोनों कैसे हैं? वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इनका डॉट करेंगे तो एफ डी कॉस थीटा इसके बराबर आ जाता है, एफ डी कॉस थीटा। तो W जो वर्क है वो ऐसे निकल सकता है, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, एफ डी कॉस थीटा। तो एक तो यहां से बात आती है। दूसरा एक और एग्जांपल इसका प्रोजेक्शन का आता है, प्रोजेक्शन एक और एग्जांपल है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन में क्या होता है कि एक वेक्टर होता है, प्रोजेक्शन इज बेसिकली द इमेज, छाया। जैसे ये वेक्टर है, लेट्स से दिस इज बी,
एंड अनदर वेक्टर, ये ऐसे लिखा है, ठीक है। तो ये वेक्टर जो है ना, इसका जो ये कंपोनेंट यहाँ आएगा ऐसे, ऐसे समझो। सो अगर आप इसे कहें दिस इज बी वेक्टर एंड दिस वन इज ए वेक्टर and angle between them is theta, then this quantity, this one is called a cos theta कहते हैं इसे, this is called a cos theta, ठीक है, यहां से यहां तक को ऐसे। और इसी का नाम है प्रोजेक्शन ऑफ a ओवर b। प्रोजेक्शन इसलिए कहते हैं इसे बिकॉज दिस वैल्यू, दिस टर्म, प्रोजेक्शन ऑफ b ओवर a मीन्स दिस लेंथ। तो प्रोजेक्शन ऑफ b, सॉरी, प्रोजेक्शन ऑफ a ओवर b, प्रोजेक्शन ऑफ a ओवर b, ये जो है ना, ये इसका प्रोजेक्शन कहलाता है, जो इसकी छाया है। अगर आप यहां से एक लाइट इंट्रोड्यूस कराएं तो इतना पोर्शन ये एक छाया बनाएगी यहाँ इस वेक्टर का, है ना। ओके, तो यहां पर हम प्रोजेक्शन को लिखते हैं कई बार, दैट प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। हाँ, कैसे लिखेंगे? प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b इज इक्वल टू, देखो ऐसे लिखते हैं, इट इज a cos थीटा एंड विच इज इक्वल टू ऊपर a डॉट b और अपॉन पर b, ऐसे। तो याद इसको ऐसे रखना, जैसे लिखा ना ऑन b, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, ऑन b, ऑन b मतलब b नीचे आएगा, तो a डॉट b अपॉन b, ऑन b से याद रखना, है ना। और ऐसे यहां प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a, प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a, b का a पर, तो उसे हम कहते हैं b cos थीटा। तो सेम वैसे आएगा a डॉट b अपॉन a डॉट b अपॉन a। तो ये है इसका प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b एंड प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a। तो इस तरह लिख सकते हैं इसको, ध्यान रखेंगे। तो ये जो ये लेंथ है ये प्रोजेक्शन कहलाती है। तो सिमिलरली अगर b ऊपर बना दे a नीचे, तो फिर ये क्या होगा? b cos थीटा। तो b cos थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a। तो ऑन a से याद रखना कि अपॉन पर a आएगा, सही है। ऑन a से याद रखेंगे कि अपॉन पर a आ जाएगा, सही है, ठीक है। तो अभी तक आपने स्पेशल केस पढ़ लिए प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट के, a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। स्पेशल केस अगर ये परपेंडिकुलर हुआ तो a डॉट बी ए बी के बराबर, यानी i डॉट आई, j डॉट जे, k डॉट के, ये तीनों 1 होंगे। परपेंडिकुलर हुआ तो cos 90 0 होता है, सो i डॉट जे, j डॉट के, k डॉट आई, इन तीनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वो 0 हो जाएगा। और यहां स्केलर में अगर दो वेक्टर्स ऐसे गिवन है, a वेक्टर एंड b वेक्टर, a1i b1j c1k, a2 b2 c2, तो a1 a2 इस तरह डॉट लगाओ और ये वाली वैल्यूज ऐसे निकल के आ जाएंगी, ठीक है क्या? ओके। और लास्ट में मैंने आपको ये 2 एग्जाम्पल कराए हैं। क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अब चलते हैं हम इसमें क्रॉस प्रोडक्ट में, वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ए क्रॉस बी, इसको हम बोलते हैं ए क्रॉस बी। हाँ जी, क्या बोलेंगे इसको? ए क्रॉस बी। तो डॉट तक समझ में आ गया? चलो अभी ए क्रॉस बी के बारे में बात करते हैं।